हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक मेजर फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, विश्व के समस्त देशों में आर्थिक वृद्धि हुई है, किंतु विभिन्न देशों में आर्थिक वृद्धि की दरें अलग अलग रही हैं। इन वृद्धि दरों में असमानता उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी एवं अन्य स्थितियों के कारण पाई जाती है और ये स्थितियां ही आर्थिक वृद्धि के कारक हैं। विद्यार्थियों, आर्थिक वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि आय सृजन प्रक्रिया, इनकम जनरेशन प्रोसेस जो है उसको बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली जो शक्तियां हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएटिंग जो फोर्सेज हैं, उनको दूर किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक विकास के लिए हमें इन दोनों को ध्यान में रखना होगा कि एक तरफ तो आय सृजन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए और दूसरी उन शक्तियों को दूर किया जाए, उन बाधाओं को दूर किया जाए जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों के बारे में अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार हैं। यदि हम क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात करें तो उन्होंने कहा पूंजी निर्माण आर्थिक वृद्धि का इंजन है। हालांकि वे पूंजीवादी विकास की भावी संभावनाओं के प्रति निराशावादी थे। हम शुम्पीटर की बात करें तो उन्होंने कहा तकनीकी आविष्कार आर्थिक विकास का मुख्य निर्धारक है। W.A. लुईस कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि के 3 कारक हैं, यानी मितव्ययता के प्रयत्न यानी बचत करने के प्रयत्न, ज्ञान को बढ़ाना और इसका प्रयोग यानी ज्ञान का उत्पादन में प्रयोग, और तीसरा है प्रति व्यक्ति पूंजी तथा अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि। लेकिन विद्यार्थियों, प्रोफेसर नक्से इन कारकों को आर्थिक वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं मानते हैं और नक्से कहते हैं कि आर्थिक विकास का मानवीय प्रतिभा, सामाजिक अभिवृद्धि, राजनीतिक स्थितियों तथा ऐतिहासिक घटनाओं से भी गहरा संबंध है। यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह सोशल एटीट्यूड्स, पॉलिटिकल कंडीशंस, हिस्टोरिकल इवेंट्स और ह्यूमन एंडोमेंट, इन सब पर निर्भर करता है। इसी प्रकार एक अध्ययन में प्रोफेसर बनेर कहते हैं कि आर्थिक विकास के मुख्य निर्धारक हैं अभिरुचि, क्षमताएं, गुण, योग्यताएं और सुविधाएं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, क्योंकि आर्थिक वृद्धि एक जटिल प्रक्रिया है और यह आर्थिक तथा गैर आर्थिक शक्तियों के द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए आर्थिक विकास को, आर्थिक वृद्धि को निर्धारित करने वाले कारकों को प्रायः 2 भागों में बांटा जाता है, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, और गैर आर्थिक कारक। विद्यार्थियों,
हम आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक दोनों के बारे में ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वे प्रत्यक्ष रूप से किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इन इकोनॉमिक फैक्टर्स में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बढ़ती या घटती है। और जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, गैर आर्थिक तत्व हैं, ये आर्थिक विकास के लिए अनुकूल और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करने में मदद करते हैं। विद्यार्थियों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। और हम जानते हैं कि बीज को डालने से पहले भूमि को साफ किया जाता है, फिर हल चलाया जाता है। तो इसी प्रकार जो सामाजिक आर्थिक और जो सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक तत्व हैं वह जमीन की सफाई करने और हल चलाने का काम करते हैं और आर्थिक तत्व बीज का काम करते हैं। तो इसलिए किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, और इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम ले रहे हैं प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज। विद्यार्थियों, प्राकृतिक साधन आर्थिक विकास के लिए होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में हम प्राकृतिक संसाधनों को लेते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों से हमारा जो मतलब है वह है उस देश की भूमि, जलवायु, खनिज पदार्थ, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन में अनेक प्रकार के कच्चे माल भी सम्मिलित हैं और प्रकृति में आदमी के उपयोग के लिए जो वन्य जीवन है, खनिज हैं, वन हैं, जल हैं, पक्षी हैं, सब ये प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित होते हैं। तो अन्य वस्तुओं के समान होते हुए जो व्यक्ति हैं वह समृद्ध साधनों का निर्धन साधनों की तुलना में बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। ये कहना है प्रोफेसर लुईस का कि अन्य बातें समान होने पर व्यक्ति अल्प साधनों की अपेक्षा समृद्ध साधनों का श्रेष्ठतर उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जिस देश में प्राकृतिक संसाधन समृद्ध होते हैं उस देश के आर्थिक विकास को तेज करने में सहायता मिलती है। आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन औद्योगिक विकास में सहयोगी हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार हो सकते हैं, जैसे खाड़ी के देशों में पेट्रोल, अफ्रीका में सोना, टिन, तांबा, ये सब होने के कारण वहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है। प्राकृतिक संसाधन अल्प विकसित देशों में लोगों की रोजगार का साधन होते हैं। और लेकिन विद्यार्थियों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राकृतिक संसाधन किसी देश की आर्थिक वृद्धि को किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य करते हैं, लेकिन फिर भी अगर देश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध ना भी हो तो भी वह तेज आर्थिक विकास कर सकता है। हम जापान का इसमें उदाहरण ले सकते हैं। और इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधनों का विकास है वह तकनीकी ज्ञान में वृद्धि से भी संभव होता है। और आर्थिक विकास में प्राय ये देखा गया है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है वैसे वैसे देश में प्राकृतिक संसाधनों का जो महत्व है या
या कहो जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जाती है। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों के अभाव होने पर भी संभव हो पाया है। उसका पीछे कारण है कि तकनीकी ज्ञान के कारण, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के कारण, पूंजी निर्माण के कारण ऐसे देश जिनमें आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से जो समृद्ध नहीं हैं, लेकिन वह अपना तीव्र आर्थिक विकास कर पाए हैं। प्रायः ये देखने में आया है कि अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधन प्रायः अल्प प्रयुक्त या अप्रयुक्त होता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का जो सही विदोहन है, यूटिलाइजेशन है, वह आधुनिक तकनीक पर निर्भर करता है। तो प्राकृतिक संसाधनों की आर्थिक विकास में अपनी भूमिका है, लेकिन केवल प्राकृतिक संसाधन होना ही पर्याप्त नहीं है, उनका उचित विदोहन होना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाला जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वह है मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। विद्यार्थियों, मानवीय संसाधन साधन भी है और साध्य भी है, जिसका मतलब ये है एक साधन के रूप में मानवीय साधन पूर्ति का एक आवश्यक कारक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक आवश्यक फैक्टर है, जो अन्य फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ को काम में लगाता है। यानी श्रम और उद्यमीय योग्यता के रूप में मानवीय संसाधन महत्वपूर्ण हैं और इनकी भूमिका कुल उत्पादन के आकार को निर्धारित करती है। लेकिन दूसरी ओर संपूर्ण विकास गतिविधियां लोगों को बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए ही संपन्न की जाती हैं। तो इस प्रकार मानवीय संसाधन आर्थिक विकास के साधन भी हैं और आर्थिक विकास का लक्ष्य मानवीय जीवन को बेहतर बनाना भी है। विद्यार्थियों, ह्यूमन रिसोर्स एज फैक्टर सर्विस के रूप में श्रम और उद्यमीय योग्यता उपलब्ध कराता है और वास्तव में आर्थिक विकास लोगों के द्वारा प्राकृतिक साधनों के दोहन की योग्यता पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास में मानवीय संसाधन कारक सेवा के रूप में भी होते हैं और उपभोग इकाइयों के रूप में भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी देश में मानवीय संसाधन अधिक हैं तो मानवीय संसाधन वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। यानी उपभोग की इकाई के रूप में मानवीय संसाधन राष्ट्रीय उत्पाद की मांग पैदा करते हैं। लेकिन इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि जनसंख्या का आकार राष्ट्रीय उत्पाद की पूर्ति से अधिक है तो उससे अनेक गंभीर समस्याएं भी पैदा होती हैं। तो किसी भी देश के लिए स्वस्थ, शिक्षित, प्रशिक्षित श्रम शक्ति होने पर ही आर्थिक वृद्धि संभव हो पाती है। लेकिन अल्प विकसित देशों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। विद्यार्थियों, 1889 से 1957 के बीच अमेरिका के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि जितनी श्रम और भौतिक पूंजी के द्वारा हुई उतनी ही श्रम की उत्पादकता में वृद्धि से हुई। इस कारण से एक देश में स्वस्थ, शिक्षित
और प्रशिक्षित श्रम शक्ति होने पर आर्थिक वृद्धि संभव होती है। इसलिए पूंजी निर्माण के साथ साथ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों, अल्पविकसित देशों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए और श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन किया जाए और मानव पूंजी निर्माण किया जाए, जिसका मतलब है ज्ञान, कुशलता और क्षमता में निर्माण। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि श्रम की उत्पादकता पर भी निर्भर करती है। विद्यार्थियों, अल्पविकसित देशों में मानव पूंजी में निवेश की कमी होने के कारण शिक्षा, ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, कुशलता, शारीरिक दक्षता इनका स्तर नीचा होता है। इसलिए भौतिक पूंजी की उत्पादकता भी बहुत कम होती है। इसलिए भौतिक पूंजी को अधिक उत्पादक बनाने के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल में निवेश करना होगा, यानी लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए हमें प्रयास करने होंगे ताकि आर्थिक विकास को तेज किया जा सके। विद्यार्थियों, इस प्रकार मानवीय साधन आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है, कारक है। इसके बाद हम ले रहे हैं पूंजी निर्माण। विद्यार्थियों, पूंजी निर्माण का मतलब है भौतिक रूप से पुनर्उत्पादन योग्य उत्पादन साधनों का निर्माण। पूंजी निर्माण का मतलब है कि समाज अपनी संपूर्ण चालू आय का प्रयोग उपभोग की तुरंत आवश्यकताओं और इच्छाओं के लिए नहीं करता, बल्कि उसका एक भाग पूंजी वस्तुओं, उपकरणों, यंत्रों, परियोजनाओं और साज सामान के निर्माण की ओर लगाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूंजी निर्माण करने के लिए किसी देश में पूंजीगत पदार्थों में निवेश किया जाता है, जिससे पूंजी में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय और उत्पादन बढ़ते हैं। तो पूंजी निर्माण के लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है बचतों का सृजन, जिसका मतलब ये है कि बचतों में वृद्धि की जाए। बचत वास्तव में उपभोग पर निर्भर करती है और उत्पादन के स्तर पर भी निर्भर करती है। दूसरा है बचतों की गतिशीलता, यानी बचतों को एकत्रित करना। पूंजी निर्माण की अवस्थाओं में बचतों को एकत्रित करने के लिए और ये आवश्यक है किसी देश में वित्तीय संस्थाएं हों, लेकिन प्राय ये देखा गया है कि अल्पविकसित देशों में कुशल वित्तीय संस्थाओं का अभाव होता है। तो बचतों को एकत्र करने के लिए बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए। और तीसरी बात है बचतों का निवेश, और इन बचतों का निवेश पूंजीगत वस्तुओं के लिए किया जाए और निवेश करने का काम वित्तीय संस्थाएं करती हैं। ये वित्तीय संस्थाएं बैंक हो सकती हैं, बीमा कंपनियां हो सकती हैं, सहकारी संस्थाएं हो सकती हैं, या सरकार के द्वारा भी बचतों का निवेश किया जाता है और पूंजी निर्माण किया जाता है। तो विद्यार्थियों, पूंजी निर्माण इन 3 अवस्थाओं के द्वारा होता है। वास्तव में
देखा जाए तो पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की कुंजी है। यानी एक ओर तो यह अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग को व्यक्त करता है, दूसरी ओर यह भावी उत्पादन के लिए जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उत्पादन क्षमता है, उसका निर्माण करता है। और पूंजी निर्माण के माध्यम से ही तकनीकी उन्नति संभव होती है, जिससे कि विशिष्टीकरण संभव होता है और बड़े पैमाने के लाभ संभव होते हैं। यानी श्रम शक्ति के लिए मशीनें, संयंत्र, सामान प्रदान करने के लिए पूंजी निर्माण आवश्यक होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, किसी देश में सामाजिक आर्थिक ऊपरी सुविधाओं का, जैसे बिजली है, यातायात है, शिक्षा सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन सब का निर्माण करने के लिए भी पूंजी निर्माण आवश्यक है। और एक बात और कि आपने निर्धनता के दुष्चक्र ये अवधारणा सुनी होगी, तो निर्धनता के दुष्चक्रों को तोड़ने के लिए भी पूंजी निर्माण आवश्यक है, क्योंकि पूंजी निर्माण के द्वारा ही निवेश बढ़ाया जा सकता है, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, प्राकृतिक साधनों का अच्छा उपयोग हो सकता है, विदोहन हो सकता है। विद्यार्थियों, पूंजी निर्माण के लिए ये भी आवश्यक है कि जो निवेश का पैटर्न है, प्रतिरूप है, वह अनुकूलतम हो। कहने का मतलब ये है कि निवेश वरीयताओं के लिए उद्योगों का उचित चयन होना चाहिए। यानी उचित निवेश मानदंड का चयन किया जाना चाहिए, जिससे समाज को अधिकतम लाभ मिल सके। और उचित निवेश मानदंड ऐसे उद्योगों में निवेश करना है जहां सामाजिक सीमांत उत्पादकता अधिकतम हो, और निवेश ऐसे ढंग से किया जाए कि बाजार की अपूर्णताएं कम हो और अतिरिक्त बाह्य मितव्यताएं सृजित हों। कहने का मतलब ये है, निवेश को उत्पादक कार्यों में, उद्योगों में लगाया जाना चाहिए, और निवेश के माध्यम से घरेलू व्यापार, विदेशी व्यापार, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, चालू उपभोग, बचत, इन सब के बीच में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार किसी भी देश के लिए पूंजी निर्माण की उच्च दर आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यकता है, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास का अगला कारक हम ले सकते हैं तकनीकी उन्नति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। विद्यार्थियों, तकनीकी उन्नति से उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होता है, अन्वेषण, नवप्रवर्तन और उत्पादन के नए साधनों का विकास होता है। इसके अलावा पूंजी और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है, कम लागत पर अधिक उत्पादन संभव होता है और कम समय में बढ़िया वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। विद्यार्थियों, जो विकसित देश हैं उसमें तकनीकी उन्नति बहुत अधिक हुई है और अल्पविकसित देश प्राय तकनीकी उन्नति में पिछड़े हुए हैं। तो तकनीकी उन्नति के परिणाम स्वरूप जो उत्पादन फलन है वह ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसका मतलब है कि प्रति श्रमिक पूंजी की उसी राशि के साथ प्रति श्रमिक अधिक उत्पादन संभव होता है। तो विद्यार्थियों, आर्थिक विकास के लिए तकनीकी प्रगति बहुत आवश्यक है और
तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास एक दूसरे से सह संबंधित हैं, कोरिलेटेड हैं। आर्थिक विकास होने पर तकनीकी प्रगति होती है और तकनीकी प्रगति होने पर आर्थिक विकास होता है। तो आर्थिक विकास में तकनीकी का योगदान के लिए हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण जापान का है, जिसमें तकनीकी प्रगति अधिक होने के कारण विकास की जो दर है, वृद्धि की दर है, वह काफ़ी उच्च रही है। विद्यार्थियों, तकनीकी प्रगति करने के लिए शोध के लिए बाहरी निवेश की आवश्यकता होती है और ऐसे उद्यमियों की आवश्यकता होती है जो व्यापारिक कार्यों के लिए वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग कर सकें, उनकी संभावनाओं को समझ सकें और उनको यूटिलाइज कर सकें और अपने जो उत्पाद हैं उनका विस्तृत बाजार खोज सकें। तो विद्यार्थियों, उन्नत देशों में, विकसित देशों में ये शर्तें सरलतापूर्वक पूरी हो जाती हैं, जिसके कारण विकसित देशों की जो तकनीकी प्रगति है वह उच्च दर होती है उसकी, लेकिन कम विकसित देशों में भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता है, बचत और निवेश का अनुपात नीचा होता है, उच्च स्तरीय प्रबंधकीय, तकनीकी और श्रम कुशलताओं का अभाव होता है और ये वैज्ञानिक और औद्योगिक साधनों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं। इसलिए यहाँ पर तकनीकी उन्नति की जो दर है अल्प विकसित देशों में कम रहती है और इसी कारण अल्प विकसित देशों की जो विकास प्रक्रिया है वह स्वचालित और संचयी नहीं बन पाती है। लेकिन अब विश्व के जो विकासशील देश हैं वे अपने अपने वातावरण के अनुसार विकसित देशों की तकनीकों को प्राप्त कर रहे हैं और इन देशों में तकनीकी की उन्नति की तीव्र दर आर्थिक विकास की उच्च संभावनाओं को पैदा कर रही है। तो विद्यार्थियों, तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारक है। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास के अन्य कारकों की चर्चा हम इस टॉपिक के दूसरे भाग में करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।